अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे गिल की तबीयत ठीक, हुकूमत की कोशिश क्या, हुकूमत का बड़ा यू टर्न, जाने निगलती नदी, तफरीक के लिए गए वापस न लौटे, पीटीआई अब क्या करेगी। सबसे पहले अहम खबर आपको दें, पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल सेहतमंद करार पाए। शहबाज गिल को अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला कर लिया गया। पिम्स अस्पताल के 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने इजलास में ये फैसला किया है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूरुल अमीन, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है मेडिकल रिपोर्ट्स का। जी देखिए, शहबाज गिल को जिन्हें पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, उनकी अब डिस्चार्ज का फैसला कर लिया है और डॉक्टर का जो मेडिकल बोर्ड था उन्होंने उनको तमाम जो रिपोर्ट्स थी, जिनको जो जिन जिन चीज़ों में उनको सस्पेक्शन था वो है, और 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट आने के बाद इजलास किया। इसके बाद अब जो है उनकी डॉक्टर शहबाज गिल के मतलब डॉक्टर बोर्ड के हवाले से जराये का ये कहना है कि वो तसल्ली बख्श है। और बाकी पुलिस से भी बाकायदा तौर पर जो पेमेंट की टीम की मेडिकल बोर्ड था उन्होंने रब्ता किया है, क्योंकि ये इस्लामाबाद पुलिस ने इनकी तफ्तीश करनी है और इनका 48 घंटों का रिमांड दिया गया था। तो इस्लामाबाद पुलिस के को हवालगी के बाद ही उनकी जो रिमांड के 48 घंटे हैं वो शुरू होंगे। ठीक है, शुक्रिया नूरुल अमीन, आगाह कर रहे थे। शहबाज गिल की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मुराद सईद और वकला की टीम अस्पताल में शहबाज गिल से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कर रही थी। मुराद सईद का कहना था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में भी तशद्दुद का जिक्र है, आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल है, शहबाज शरीफ नहीं है। पाकिस्तान की खिदमत के लिए अमरीका छोड़ कर आया है। जा रहा है उससे कहीं ज्यादा शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद भी हो चुका है और उनकी हालत इंतहाई क्रिटिकल है। मेडिकल रिपोर्ट्स आए हैं, उसमें भी मेरे ख्याल से तशद्दुद और उनके ऊपर जो उनको तकालीफ है उसका जिक्र, सांस का मसला है, उनका जिक्र है। इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए ताकि वो कौम के सामने लाए और अदालत में वो रिपोर्ट जमा कर सके। शहबाज गिल है यार, शहबाज शरीफ नहीं है। टीटी स्कैंडल 17 अरब का वो शहबाज, वो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, ये शहबाज गिल है, पीएचडी डॉक्टर है, अमेरिका छोड़ के आ गया कि पाकिस्तान की खिदमत करूंगा। इमरान खान कहते हैं हुकूमत उनकी नाअहली की कोशिश कर रही है। मकसद ये है कि उन्हें नाअहल करा के फिर ऑफर की जाए कि आपको और नवाज शरीफ को दोनों को अहल करार देते हैं। अरबों रुपए लूटकर भागने वाले नवाज शरीफ से मेरा मवाजना किया जा रहा है, हम पर दबाव डाला जा रहा है कि इस हुकूमत को कबूल कर लें। इन चोरों के नीचे जिंदगी गुजारने से मौत अच्छी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, 30 साल मुल्क लूटने वाले दोबारा मुल्क पर काबिज हो गए, मुआशी हालात बदतरीन हो गए। इन तजुर्बाकारों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि इस बहरान से निकलने का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। अगर किसी के पास कोई और हल है तो मुझे बताए। एक कोशिश हो रही है कि उसको पाकिस्तान के अंदर अभी फिर कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहें जी अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देते हैं, यानी मुझे और उसको एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ टूट जाएगी। हमारे लोगों को कॉल कर रहे हैं, हमारे MNAs को कॉल कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स को अप्रोच कर रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं उनके अंदर। और अगर इस वक्त से फैसले नहीं होंगे और ये कंपाउंड फेलियर किया जाएगा कि इन्हीं लोगों के ऊपर कोशिश करेंगे कि सख्ती करके ऑपरेशन करके कहीं हम इन चोरों को एक्सेप्ट कर जाएं। मैं अपनी तरफ से तो कहना चाहता हूँ इनके नीचे, मैं अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज़्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार। मैं ये चैलेंज इनको करता हूँ, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी खौफ फैला लें, ये जो इस वक्त इस मुल्क में बेदारी है और ये जो कौम उठ रही है, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ आएगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। इसके अलावा साफ और शफाफ, मैं आज चैलेंज करता हूँ, साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा मुझे कोई बता दे कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कैसे आएगी।
इस्लामाबाद सेमिनार में इमरान खान ने कहा कि नैब मेरे हाथ में होता तो इन डाकुओं से अरबों रुपए निकलवा लेता। इन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को भी आड़े हाथों लिया। कहा इन दोनों ने अरबों डॉलर्स मुल्क से बाहर भेजे। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केसेस भी खुद ही बनाए थे। एक दौर में नवाज शरीफ 3 साल से भी कम वक्त वज़ीर आज़म रहे और 17 फैक्ट्रियां बना ली। ये लोग माजी में मीडिया पर भी पाबंदियां लगवाते रहे। नवाज शरीफ ने तनकीद पर नजम सेठी को 3 दिन मार पड़वाई। बोले मुझे आज़ाद हुकूमत ने अवाम पर जुल्म कराया जिसे नहीं भुलाया जा सकता। नैब होती तो ये बड़े आराम से कम से कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपया निकाल लेते इनको जेलों में डाल के। जब कोई लोग करप्शन के अंदर 16 अरब रुपए की करप्शन ओपन एंड शट केस में अगर FIA को उसका अंडर ट्रायल है तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि जी अब मेरी राय और फर्क है और उसकी राय फर्क। बेनज़ीर और जरदारी ने 1.5 अरब डॉलर मुल्क से निकाला। मैं अब बात कर रहा हूँ 96 की, और नवाज शरीफ ने भी 1.5 बिलियन डॉलर मुल्क से बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने जितनी देर मैं प्राइम मिनिस्टर था इससे कम टाइम में इसने 17 फैक्ट्रियां बना ली। ये चोर जो 30 साल से मुल्क को पैसा चोरी कर रहे हैं, 26 साल में इनके अगेंस्ट जहाद कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो दोनों दफा करप्शन में गई इनके ऊपर पूरे दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो केसेस बनाए करप्शन के, कोई सरे माल था, कोई हुदैबा पेपर मिल थी। नवाज शरीफ ने, मुझे अभी भी याद है 97-98 में होगा कि वो नजम सेठी को उसने तनकीद की इसकी करप्शन पे, उसने उसको बंद करके 3 दिन मार पड़वाई। मुझे कहते हैं लोग कि जी आपके दौर पे थे तो आपने पता नहीं कोई सख्तियाँ की। पहले तो मैं यकीन आपको दिलाता हूँ, मैंने कभी मुझे आज़ाद मीडिया से खौफ नहीं। 25 मई को इन्होंने जो जुल्म किया इसकी कोई मिसाल नहीं है। घरों में रात के 3-3 बजे जाके औरतें बच्चे बात देख रहे हैं, उनके ऊपर जाके उनको जलील किया। हुकूमत का IMF के दबाव पर बड़ा यू टर्न, लग्जरी समेत तमाम अशिया की दरामद से पाबंदी खत्म कर दी। बढ़ती हुई दरामदात के मुखालिफ मिफ्ता इस्माइल इम्पोर्ट के फवायद गिनवाने लगे। बोले वज़ीर आज़म लग्जरी आइटम पर पाबंदी हटाना नहीं चाहते। के हक में नहीं। वज़ीर आज़म बिजली की कीमत बढ़ाने के मुखालिफ हैं। वज़ीर आज़म लग्जरी आइटम पर पाबंदी हटाना नहीं चाहते। मुल्क के फैसले वज़ीर आज़म के बजाय IMF की मंशा से होने लगे। IMF का जो हुक्म आया वज़ीर ख़जाना ने सर तस्लीम झुकाया। शहबाज शरीफ को बड़े फैसलों का मुखालिफ भी बताते रहे। हर बार आवाम पर IMF की मर्ज़ी की छुरी भी चलाते रहे। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिल्कुल उसमें नहीं थे, इस मूड में कि इस सोच में नहीं थे कि वो हम आसाइश की चीज़ों को, नॉन एसेंशियल चीज़ों को या ख़ास तौर पर बिलखुसूस लग्जरी आइटम्स को पाकिस्तान में आने की इजाज़त दें। मिफ्ता इस्माइल ने तमाम लग्जरी आइटम की दरामद पर पाबंदी हटाने का ऐलान कर दिया। बोले इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि इम्पोर्ट खुद ही कम होगी। अब चूँकि एक ये रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि ये बैन नहीं होने चाहिए, तो हम बैन हटा रहे हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर से बैन हटा रहे हैं। लेकिन साथ साथ जिस किस्म की मैं ड्यूटीज़ और RDs लगाने इस पे जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान में फिनिश गुड्स की हैसियत से नहीं आ सकेंगे। कुछ रोज़ कबल दरामदात को नुकसानदेह बताने वाले आज फ़ायदे गिनवाते नजर आए। तो हमारे पास अगर लिमिटेड डॉलर्स हों और हमारी जिम्मेदारी, अव्वलीन जिम्मेदारी लोगों के पास ये 23 करोड़ लोगों की जानों को, 23 करोड़ लोगों को रोटी देना है, तो फिर हमारी चॉइस बड़ी आसान हो जाती है कि हम उन पैसों से गाड़ी मंगवाएं या उन पैसे से आटा मंगवाएं। मिफ्ता ने कुछ अरसा कबल दरामदात को ही रुपए की बेकदरी की वजह कहा था। 2 रोज़ कबल डॉलर सस्ता होने की वजह भी इम्पोर्ट बिल में कमी को करार दिया गया था। मैं जुलाई के महीने में जब बहुत करेंसी टूट रही थी, उस वक्त भी आपसे ही गुजारिश करता था कि देखो मुझे इम्पोर्ट रोकने दो, थोड़ा सा मैं इम्पोर्ट कम कर लूँगा। तो इम्पोर्ट को अगर मैं एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के बराबर ले आऊँगा तो खुद ब खुद ऑर्गेनिकली रुपया जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल ने बताया IMF की तमाम पेशगी शराइत पूरी कर दें, हमारी मुआशी पॉलिसियों के समरात सामने आ रहे हैं। कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन। मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंफ्यूज नजर आए, कभी हिचकिचाए, कभी बड़बड़ाए, तो कभी घबराए हुए नजर आए। जो बात थी मैं दूसरी जो बात थी वो नहीं, पेट्रोल पे हम एकदम कंप्लाई। दूसरी जो बात थी वो बिजली के निरखों की बात नहीं, बिजली के निरखों की बात थी। नहीं, वो भी जो मसले थे वो हमने कंप्लाई कर लिए हैं।
वज़ीर ख़ज़ाना ने मिनी बजट का इंदिया दे दिया। 2 दिन में टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस आ जाएगा। ऑर्डिनेंस में IMF की शराइत पूरी की जाएंगी। बिजली, पेट्रोलियम के निर्खों और FBR टैक्सेस पर नजरसानी की जाएगी। जल्द आमद मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना का 2 रोज़ में टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस आने का अंदिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस ECC से मंजूर करवाया जाएगा। ECC का इजलास किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। IMF की शराइत पूरी की जाएंगी। 29 अगस्त को पाकिस्तान का बोर्ड पे, IMF के बोर्ड पे पाकिस्तान का प्रोग्राम डिबेट होगा और इंशाअल्लाह ताला अप्रूव होगा। IMF की जितनी भी कंडीशंस थी हमने पूरी कर दी हैं। प्रायर एक्शन सारे पूरे कर दिए थे। वज़ीर ख़ज़ाना की दी गई मालूमात के मुताबिक बिजली की कीमतों, पेट्रोलियम के नरखों और FBR टैक्सों पर नज़रसानी होगी। बिजली के बिलों पर टैक्स में सब्सिडी पर टैक्स के तरीक़ेकार को बदला जाएगा। छोटे दुकानदारों से टैक्स लेने का तरीक़ेकार भी बदला जाएगा। महंगे मोबाइल फ़ोन्स पर भी 100% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसों का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। 17 शहरों में जलसे होंगे। पहला जलसा 21 अगस्त को रावलपिंडी में और आखिरी जलसा 11 सितंबर को कोयटा में होगा। नया स्पेल शुरू होने वाला है। तहरीक इंसाफ ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI 17 शहरों में जाएंगे, आवाम का लहू गरमाएंगे। पहला जलसा इतवार 21 अगस्त को रावलपिंडी और दूसरा जलसा बुध 24 अगस्त को हरीपुर में होगा। 26 अगस्त जुम्मे के दिन मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में मैदान सजेगा। अगले दिन 27 अगस्त को सखर इमरान खान का इस्तकबाल करेगा। 28 अगस्त इतवार को पिशावर और 29 अगस्त पीर को जहलम में पावर शो होगा। 31 अगस्त बुध को अटक, 1 सितम्बर जुमेरात को सरगोधा, 2 सितंबर जुम्मे को गुजरात, 3 सितंबर हफ्ते को बहावलपुर में इमरान खान जलसे से आम खिताब करेंगे। 4 सितंबर इतवार को फैसलाबाद, 6 सितंबर मंगल को मर्दान, 7 सितंबर बुध को बहावलनगर, 8 सितंबर जुमेरात को औलिया के शहर मुल्तान में PTI का पिंडाल सजेगा। 9 सितंबर जुम्मे को शेखोपुरा और 10 सितंबर हफ्ते को गुजरावाला में तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। स्पेल का आखिरी जलसा 11 सितंबर इतवार के दिन कोयटा में होगा। हॉकी स्टेडियम पावर शो में इमरान खान ने जलसों के लिए नए स्पेल का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ ने बारिश के बायस कराची और हैदराबाद के जलसे मुलतवी कर दिए। PTI सिंध के सदर अली जैदी ने ऐलान कर दिया। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर अली जैदी सिंध हुकूमत पर भी खूब गरजे बरसे। कहा हलीम आदिल से ज्यादा संगीन केसेस के मुल्जिमान असेंबली में बैठे हैं। सिंध में सहाफ़ियों के कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। नवाब शाह और दीगर शहरों में पुलिस को इस्तेमाल करके कत्लो गारतगरी कराई गई। जो 19 तारीख का है, यानी कि कल, वो हम मुलतवी कर रहे हैं। कराची का, हैदराबाद का जलसा भी मुलतवी करना पड़ा, इसलिए कि हैदराबाद की सिचुएशन आपको पता है क्या है। क्या जिस इल्ज़ाम में आपने हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया है, क्या आपके अपने सिटिंग MPAs और वुज़रा और आपके करीब से करीब तर लोग, जरदारी माफिया के जो करीब तर लोग हैं, क्या ये सारे इल्ज़ाम और FIRs उन पे नहीं कटी? जो नवाब शाह के अंदर वो जो कत्ल गारत करा के आप जमीनों पे कब्जे कराते रहे पुलिस को इस्तेमाल करके, ये सारे साफियों का कत्ल हुआ, मर्डर किया गया उनको। वो जिन्होंने कत्ल किया वो बाहर घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया। कातिल बाहर है, और ये अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है तो क्या है? अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला की सरबराही में अमरीकी वफ़द का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात के लिए आए। अस्करी क़यादत के माबैन वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इस्तेहकाम और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा गया। इलाकाई अमन के लिए किरदार पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान अफवाज के तरबियती प्रोग्राम पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक जनरल माइकल एरिक कोरेला ने आर्मी म्यूजियम का दौरा भी किया। खबरों के सिलसिले में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए 5 शहरियों की तलाश। अल्लाह वाला टाउन का अल्लाह ही हाफिज। और बलूचिस्तान में हलाकतें बढ़ गईं। न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।